हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो इस चैप्टर में हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो बेसिक्स लेवल पे होगा, और उसका जो एप्लीकेशन है या उसका जो यूज है वो काफी ज्यादा है आपके आगे आने वाले केमिस्ट्री के सिलेबस में। ठीक है, जैसे कि हम बात करें क्लास 12 में मोलैरिटी का बहुत यूज होता है, जो कि आप क्लास 11 के इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और उसका यूज तो पूरी केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर जगह है। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मार्क्स वाइज तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, बट स्टिल इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपका हर जगह यूज होगा। यानी अगर आप इस चैप्टर को छोड़ेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट में आप वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर पढ़ना अपने आप में बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को स्टार्ट करना है विद द फर्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। क्यों इतनी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, तो केमिस्ट्री पढ़ना किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम देखें कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिकल लेके, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देख रहे हैं आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है एक टॉपिक, क्लाउड सीडिंग का। जैसे कि चाइना वालों ने इसका यूज किया था बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम में, जहाँ पे ओलंपिक्स हो रहा था स्टेडियम में, जिस स्टेडियम में बीजिंग के, तो वहां पे क्या है, वहां पे बादल आ रहा था। ठीक है, अब बादल आता क्योंकि, तो ये प्रिडिक्ट किया गया था वेदर फोरकास्टिंग के द्वारा कि वहां पे बारिश हो सकती है। ठीक है, तो चाइना वालों ने रिस्क ना लेते हुए उसकी बारिश जो है, मतलब बादल से बारिश पहले ही करवा दिया, जो शहर पहले आ रहा था उसे में बारिश करा दिया, और वो बादल वहां तक पहुंचे नहीं। अब ये कैसे हो पाया, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री के, मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री को उन्होंने यूज किया है। कौन सा प्रिंसिपल, तो देखो अगर हम देखें तो बादल जो होता है वो बना होता है छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट से। ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं, इनका वेट इतना ज्यादा होता नहीं है कि ग्रेविटी इन पे कुछ असर डाले, तो ये नीचे फॉल नहीं करते, यानी बारिश नहीं होती है। बट अगर हम देखें, अगर इनकी जैसे मान लो 5 बूंद है या 6 बूंद है या बहुत सारी बूंद है, एन नंबर ऑफ बूंद है, वाटर ड्रॉप है, उसको अगर हम मिला दें तो एक बड़ी बूंद बन जाएगी, उसका मास कुछ ज्यादा हो जाएगा और वो फॉल कर जाएगी, है ना। जिसको हम बोलते हैं एकोमुलेशन, यानी पानी की बूंदों को मिलाना। ठीक है, तो चाइना वालों ने ऊपर से कुछ प्रिसिपिटेटिंग एजेंट डाले, कुछ केमिकल्स डाले, है ना, जो कि क्या करता है, पानी को कंबाइन करा देता है, मिला देता है ना, और पानी बारिश बन के नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पे जो केमिकल्स यूज किया है वो हम कहाँ पढ़ेंगे, ऑब्वियसली केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे, जैसे क्लाउड सीडिंग में, जैसे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री अप्लाई होते हैं क्लाउड सीडिंग पे, वेदर फोरकास्टिंग में, और बाकी बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजों में। इवन आपको पता है कि जो दवाइयाँ होती है जो काफी बीमारियों का इलाज करती है, सच है कैंसर का इलाज करने के लिए, या तो ऑपरेशन से पहले जो पेशेंट्स को बेहोश कर देते हैं ना, एनेस्थीसिया, उसमें भी बहुत जगह पे जो दवाई यूज होती है वो बनती है केमिकल से। अब वो केमिकल्स के बारे में जानना जरूरी है, जो कि हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, है ना। तो कुछ एप्लीकेशंस क्या होते हैं केमिस्ट्री के, जैसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं केमिस्ट्री के जो अप्लाई होते हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ में। ड्रग्स बनाने में केमिस्ट्री का यूज होता है। अगर हम देखें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, एमोनिया जैसे कुछ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिसको हम प्रिपेयर करते हैं यूजिंग केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। ठीक है, तो विद फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मैटर। आप ये सब क्लास 9 में पढ़ चुके हो, तो हम ऊपर ऊपर सबको बता रहे हैं सब चीजें, में डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैटर की हम बात करें तो मैटर कोई भी वो चीज होती है जिसके पास खुद का जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसका खुद का कुछ स्पेस होता है और कुछ ना कुछ उसका मास होता है। सच एज वाटर, वाटर को आप कभी रखोगे बोतल में तो वो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा जितना बोतल का स्पेस है ना, यानी से कुछ वॉल्यूम होगा। अगर आप 1 लीटर की बोतल में पानी रखोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर, और जब आप उसको वजन करोगे तो उसका कुछ वजन भी हो जाएगा। तो वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉलिड कोई भी पार्टिकल्स हो गया, इवन आपका मोबाइल, मार्कर, सब क्या है, सब मैटर है ना। तो मैटर का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो मैटर जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड, है ना, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस आर स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे पानी है वो बर्फ भी बन के रहता है, यानी सॉलिड भी रहता है, लिक्विड भी रहता है जो हम कंज्यूम करते हैं, एंड इवन गैस के फॉर्म में भी रहता है, स्टीम्स वगैरह, है ना। तो मैटर की 3 स्टेट होती है। कुछ और भी स्टेट होती हैं जैसे प्लाज्मा, है ना, या बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है, ये सब भी स्टेट होती है, मगर हम लोग को पढ़ना नहीं है। जो अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वो गैस बन जाता है, अगर उसको और ज्यादा गर्म करेंगे तो वो प्लाज्मा बन जाएगा। पानी को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बनेगा, यानी बर्फ बनेगा, उसको और ज्यादा ठंडा कर देंगे तो वो कंडेंसेट बन जाएगा। तो ये कुछ स्टेट होती है मैटर की। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, मैटर का क्लासिफिकेशन, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है। ठीक है, आपने पढ़ चुका है ऑलरेडी, बट हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैटर जो होता है वो बेसिकली 2 तरीके का होता है ना। एक होता है प्योर मैटर, एक होता है इम्प्योर मैटर। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्योर मैटर वो होता है जो एक टाइप ऑफ सब्सटेंस से बनता है। ठीक है,
तो द मैटर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस या पार्टिकल, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेंगे इसका, तो आप देखोगे H2O, जब आप एक ग्लास में पानी रखोगे, है ना, एक ग्लास में पानी है, पानी की कहीं से भी आप थोड़ा सा इसका सैंपल निकालोगे तो उसमें सिर्फ क्या होगा, H2O के पार्टिकल्स होंगे। तो पानी किससे बना है, H2O से, है ना। अगर हम और बात करें कुछ, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये प्योर है ना, प्योर मैटर है। अगर देखें तो आयरन, आयरन प्योर होता है। यानी इसी तरह बाकी सारे क्या होते हैं, प्योर, जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप ऑफ सब्सटेंस से बनते हैं, है ना। यानी उसको जब हम कोई भी सैंपल उठाएंगे, जैसे आप लोहे का टुकड़ा उठाओगे तो उसमें सिर्फ किसके आइटम्स होंगे, किसके पार्टिकल्स होंगे, लोहे के, है ना, तो वो क्या है, प्योर। इम्प्योर क्या होता है, ये बनता है मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल से। इससे एग्जाम्पल हो सकता है मिल्क, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं मिल्क, जैसे ये दूध का ग्लास है, अगर आप इससे थोड़ा सैंपल उठाओगे मिल्क का, तो इसमें क्या होगा, इसमें पानी भी होगा, है ना। अगर ये सिर्फ और सिर्फ पानी से बना होता तो ये प्योर हो जाता, बट इसमें पानी भी है। अब दूध थोड़ा सा मीठा भी होता है हल्का सा टेस्ट में, है ना, तो उसके अंदर शुगर भी होता है, सुक्रोज, जिसको लैक्टोज सुक्रोज बोलते हैं, है ना। उसके अंदर ऑयल भी होता है, उसके अंदर फैट भी होता है। इसी तरह बहुत सारे इसके अंदर कंपाउंड होते हैं। अब ऑयल पता है ना आपको, जो घी निकलता है, या फैट जो बटर वगैरह निकलता है, तो दूध से तो निकलता है, तो वो सब कहाँ है, वो सब दूध के अंदर है। तो दूध के अंदर खाली एक नहीं होता, इवन कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कैल्शियम वगैरह, है ना, दूध पीने से कैल्शियम मिलता है। तो अगर हम दूध पे एक छोटा सैंपल लें तो उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, तो वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, है ना। जैसे हम बात करें ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन भी क्या है, ये इम्प्योर है। ब्राइन सोल्यूशन मतलब नमक पानी, सॉल्ट और वाटर, यानी आप जब पानी में एक चम्मच नमक मिला दोगे तो ब्राइन सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उसका सैंपल उठाओगे तो उसमें क्या होगा, NaCl होगा, साथ साथ में पानी भी होगा। देखो एक से ज्यादा पार्टिकल इसमें हमको नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये इम्प्योर हो गया। अगर हम बात करें प्योर, अगेन दो तरीके का होता है, एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब जो सिंगल एटम से बने हो, मेड अप ऑफ सिंगल एटम ऑन, जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से बनता है, और ये मोर देन वन एटम। जैसे एग्जांपल लें, अगर एलिमेंट्स जो होता है, ये हो सकता है जैसे आयरन, है ना, ये किससे बना है, सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम से। या सोडियम, किससे बना है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम एटम से। हाइड्रोजन गैस किससे बनी है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से, है ना। ये सब क्या है, ये सब है एलिमेंट, है ना। जो आप पीरियडिक टेबल में जितने भी देखते हैं 118, वो सब के सब एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से बने हैं। अगर इनमें से कोई दो एटम उठा लें और उससे हम बनाएं तो कंपाउंड बनेगा, क्योंकि मोर देन वन एटम जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे कंपाउंड बनता है। जैसे एग्जांपल लें, आपने हाइड्रोजन लिया, उसको ऑक्सीजन से कंबाइन करा दिया तो पानी बन गया, ये क्या बन गया, कंपाउंड, बिकॉज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। सिमिलर वे में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, ये सब क्या है, ये सब कंपाउंड है, ठीक है। एलिमेंट भी आगे फर्दर मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और मेटलॉइड्स होते हैं, जिसको हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, जैसे आयरन है, सोडियम है, ये सब क्या है, मेटल है, जिनके थ्रू बिजली कंडक्ट करती है, जो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, है ना, जिनके अंदर साउंड आता है। जब दो मेटल्स को टकराओगे तो उनके अंदर साउंड भी आएगा, है ना। ये सब क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होती है मेटल की। नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन लश्रस होते हैं, चमकते नहीं है, है ना। ये जनरली गैसियस या तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, है ना। नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, है ना। ये सब क्या है, नॉन मेटल। मेटलॉइड होते हैं कुछ, जैसे सिलिकॉन, जर्मीनियम वगैरह, है ना। ये सब क्या होती है, ये मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें इम्प्योर, इम्प्योर फर्दर दो तरीके का होता है, एक होता है होमोजेनस, दूसरा होता है हेट्रोजेनस, ठीक है। होमोजेनस मतलब, होमो मतलब होता है सेम, जेनस मतलब होता है फेस। यानी आप कोई भी मिक्सचर उठा लो, है ना, जैसे नमक पानी, सॉल्ट वाटर, ठीक है। आप तो कहीं से भी सैंपल उठाओगे, है ना, कहीं से भी आप इसको, कहीं से भी किसी भी पार्ट से अगर आप सैंपल लोगे तो उसका कंपोजिशन क्या होगा, सॉल्ट और वाटर, यानी उसका कंपोजिशन सेम होगा, है ना। थ्रू आउट द सिस्टम उसका कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनस। और दिखने में वो एक तरीके के होते हैं। जब आप देखोगे सॉल्ट और वाटर मिलकर एक ही तरह का अपीयरेंस देते हैं, जैसे पानी का है। जब सॉल्ट वाटर को मिला दोगे तो उसमें सॉल्ट और वाटर को अलग, मतलब डिस्क्रीट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्ट वाटर या सॉल्ट सोल्यूशन, है ना। हेट्रोजेनस मतलब डिफरेंट फेज होता है,
डिफरेंट फेज होता है। ऐसे अगेन ये भी दो तरीके का होता है ना, कोलॉइडल और सस्पेंशन। तो कोलॉइडल होता है मिल्क सॉल्यूशन और सस्पेंशन होता है सैंड सॉल्यूशन, है ना। ये दिखने में थोड़ा अलग होता है। जैसे आप कभी पानी में रेत मिलाओगे, है ना, तो उसका कंपोजिशन दो डिफरेंट जगह पे अलग अलग होगा, वो इवनली हर जगह सेम प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, ठीक है। तो ये आपका मैटर, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, देन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखो, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको बिना उसका कंपोजिशन चेंज किए हुए, जैसे कोई हम सैंपल लिए हुए हैं, है ना, उसका हमको फिजिकल प्रॉपर्टी देखना है, ठीक है। तो उस सैंपल का कंपोजिशन बिना चेंज किए हुए या उसकी आइडेंटिटी बिना चेंज किए हुए हम उसको नाप सकें, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम देखें, समझते हैं एग्जाम्पल से, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी measured without changing the identity or composition of the substance are called physical properties। जैसे एग्जांपल देखें तो कलर, odor, मास, है ना, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। वेयर केमिकल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी measured only by changing the composition of substance। जैसे एग्जाम्पल, एसिडिटी, बेसिसिटी, या तो कंबस्टिबिलिटी, ना, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी। जैसे समझते हैं, जैसे मान लो अगर आपको एक सैंपल दिया है और वही सेम सैंपल यहाँ पे दिया है, ठीक है। लेट्स से कोई सैंपल, लेट्स से HCl है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, HCl, ठीक है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी नापना है। लेट्स से आपको बीकर में, ये बीकर है, इसमें HCl दिया है, ठीक है, यहाँ पे भी बीकर में HCl दिया है, ठीक है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज नापना है। लेट्स से फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, कलर या तो ऑर्डर, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज एसिडिटी, ठीक है, ये देखना है ना। हमको ये पता नहीं कौन सा सैंपल है, लेट्स हमको ये दिया नहीं है कौन सा सैंपल है, बट हमको पता है कि ये HCl है, ठीक है। मतलब हम लोग को पता है HCl है, हम जिसको चेक करने के लिए दे रहे हैं उसको नहीं पता कि कौन सा सैंपल है, ठीक है। तो वो जब जाएगा तो देखिएगा, देखो कलर, है ना, उसने बीकर लिया, उसने ऑब्जर्व किया कलर कौन सा है, ट्रांसपेरेंट है, उसने देखा कलर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। ऑर्डर, उसने देखा कि थोड़ा स्मेल जो इसकी है वो सोरी है, ठीक है, यानी थोड़ा सा हल्का सा खट्टी खट्टी, या तो एक जो होता है ना चुभने वाली स्मेल होती है, जैसे विनेगर वगैरह की होती है, वैसी स्मेल है, ठीक है। देखा उसने, अब इसको देखने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसने कोई प्रॉपर्टी चेंज किया, उसने कुछ मिलाया या उसको कुछ केमिकल कंपोजिशन चेंज किया, नहीं, उसने सिर्फ देखा और बता दिया। तो देखो, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। उसने कोई कंपोजिशन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, बट स्टिल उसने नाप लिया, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो, अगर एसिडिटी नापना है इसका, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे सैंपल, इसे थोड़ा सैंपल लेंगे, उसको वाटर में डालेंगे, ठीक है, वाटर में डाल के देखेंगे, अगर H+ आयन रिलीज कर रहा है तो वो एसिड है, H+ आयन रिलीज नहीं कर रहा, OH कर रहा है, तो बेसिक है। यानी देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया, HCl को पानी में डाला, तो HCl था पहले, पानी में डालने के बाद H+ और Cl- बन गया। यहाँ पे देखो इसका कंपोजिशन चेंज हुआ ना, तो कंपोजिशन चेंज होगा तो क्या हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, समझ में। तो अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसमें कोई भी केमिकल चेंजेस या तो कोई भी कंपोजिशन या आइडेंटिटी में चेंजेस नहीं होता इसको नापने के टाइम, और केमिकल प्रॉपर्टीज को नापने के टाइम में आइडेंटिटी या कंपोजिशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लॉज। कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, कुछ लॉज हैं केमिस्ट्री में, बेसिकली 5 लॉ, उसको पढ़ना है, ठीक है। तो लॉज ऑफ
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो देखो जब भी कोई केमिकल होते हैं, जैसे मान लो ए कोई एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है, और बी कोई अलग स्पीशीज है, ये कंबाइन करके दे रही है सी। ठीक है, तो जब इनके ये स्पीशीज कंबाइन करती है तो ये कुछ लॉज को फॉलो करती है, यानी ऐसे नहीं कि ए आया बी आया में ये खत्म, ऐसा नहीं होता। ये जब कंबाइन करेगी तो इनको कंबाइन करने टाइम कुछ ना कुछ लॉज फॉलो होते हैं, उसी को हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी व्हेन टू और मोर स्पीशीज रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, देन दे फॉलो सर्टेन लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत इजी लॉ है। ये बोलता है इन एनी केमिकल रिएक्शन द मास या द सम ऑफ मास ऑफ reactant will always be equal to sum of mass of products। यानी बेसिकली ये बोल रहा है द मास इज कंजर्व, है ना, या द चेंज इन मास इज कांस्टेंट। समझते हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लो लेट से कोई रिएक्शन हो रही है H2, है ना, और O2। ठीक है, और ये दे रहा है H2, बैलेंस करना है तो कर लो 2। ठीक है, और ये बैलेंस रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो 2 ग्राम या 4 ग्राम का हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन का है 16 तो नहीं 32 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा देखो, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 8 टू द 16, और यहाँ पे 2 तो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 16 18, यानी 2 8 द 16 6 बन के 36, तो जाएगा 36 ग्राम। ठीक है, अब प्लस करो 32 प्लस 4 36 बाई 36, अगर इसको प्लस करें 32 प्लस 4 इक्वल्स टू 36 ग्राम। यहाँ पे देखो कितना है 36 ग्राम, और दोनों तरफ देखो जो मास है वो कांस्टेंट है। तो यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन दी है ना, द सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करते हैं, है ना, जो रिएक्ट कर रहे हैं उनका मासेस का सम, और जो प्रोडक्ट बन रहा है या बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके मासेस का सम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, यानी द सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये जो मास है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट देखा गया कि आगे जब आए, मतलब जब हम लोग आगे आए, बहुत सारी रिसर्च हुई तो पता चला कि एक और फॉर्मूला होता है E इक्वल टू mc²। ये आइंस्टाइन ने अपना फॉर्मूला दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। उन्होंने कहा था कि कुछ जो मास है वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज होके अलग हो जाते हैं, यानी जैसे अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह में, वहाँ पे कुछ मास जो है वो खत्म हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी जब मास, जब न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह जब गिरती है तो कुछ मास उसका जो है वो खत्म हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिकॉज वो काफी एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर हम देखें तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वहां पे सेम नहीं आता, यानी ये लॉ बाद में गलत हो गया था। ठीक है, तो सेकेंड लॉ जो है मिटा देते हैं। तो सेकेंड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ ये बोलता है, पहले लिख लेते हैं, इट स्टेट्स दैट एन या एनी कंपाउंड विल कंटेन इक्वल नंबर of elements by mass in every sample। ये बोलता है एनी कंपाउंड विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय मास इन एवरी सैंपल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपके पास पानी है, ठीक है, ये भी पानी है, ये भी पानी है। ये वाटर जो है ये टैप वाटर है जो आपके घर में आता है ना, ये वाटर है तालाब का, लेक वाटर, ठीक है, ये वाटर है ओशन का, समुद्र का। ठीक है, तो तीनों वाटर सैंपल है। आपने 3 वाटर सैंपल लिया, एक जगह आपने मतलब टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें वाटर सैंपल लिया। ठीक है, जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन जो कितना है वो हमेशा हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम है, यानी हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन जो होता है
सो मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर मास जो अगर हम देखेंगे तो कितना होगा, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 18 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे भी हम देखें तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 यानी 18 ग्राम, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16 यानी 18 ग्राम। तो अगर हम देखें तो चाहे पानी कहीं का भी हो, किसी भी सोर्स का हो, उसका जो कंपोजिशन है, उसके जो एलिमेंट्स होंगे, देखो एलिमेंट्स का कंपोजिशन अगर हम हाइड्रोजन निकालें तो हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, टोटल वेट कितना है इस मॉलिक्यूल का 18 ग्राम। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आएगा 9 11 99 एंड देन 1 11.1% के आसपास आएगा, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन देखें तो 16/18 इंटू 100% बाय मास रेशियो का देखें तो 16 और कटेगा तो ये आएगा 8/9, तो 9 बाई 11 इंटू 8 89.9% के आसपास, है ना। और आप चेक करोगे सब में यही परसेंटेज आएगा, यानी पानी का चाहे कोई भी सैंपल लो तो 11.1% बाय मास उसमें हाइड्रोजन होगा और 89.9% उसमें हमेशा ऑक्सीजन होगा। तो ये बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब कि कोई भी गिवन सब्सटेंस में या कंपाउंड में हमेशा जो एलिमेंट्स होंगे ना, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें, चाहे जो भी हो एलिमेंट्स, ठीक है, तो उन एलिमेंट्स का जो मास रहेगा जो कंबाइन करने टाइम वो क्या रहेगा हमेशा एग्जैक्टली सेम। सारे के सारे सैंपल में जो मास ऑफ हर एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो ये सेकंड लॉ है, चाहे तो नोट कर लें, आगे देखते हैं। सो द थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो ये लॉ डेल्टन ने दिया था अराउंड 1803 के आसपास में दिया था लॉ। तो ये लॉ ये बोलता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, then the mass of one element that combines with fixed mass of other element bears the ratio of simple whole number, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं लोग समझते हैं। देखो इट सेड दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। मान लो दो एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, वो कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। जैसे मान लो अगर एग्जांपल लें H2 और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं H2O बनाने के लिए, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड H2 और O2 कंबाइन करते हैं टू फॉर्म H2O, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। ये वाटर, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी दोनों देखो यहाँ पे लिखा है इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। व्हेन टू एलिमेंट्स, देखो दोनों एलिमेंट सेम है, ये कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म मोर देन टू एलिमेंट, यानी यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर दो एलिमेंट, दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। एक तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बना रहे हैं, एक तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन वही सेम हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। आगे बोला देन द मास ऑफ वन एलिमेंट कैन कंबाइन देन द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। बोला देखो देन द मास ऑफ द एलिमेंट, यानी मास ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइंस, जो कंबाइन कर रहे हैं फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होता है वेट 1, एटॉमिक मास कितना होता है 1, और ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो हाइड्रोजन का अगर मास देखें तो दो हाइड्रोजन है, एक का 1 होता है, दो का 2 ग्राम। यहाँ पे हाइड्रोजन का अगेन 2 ग्राम, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का, यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो वेट कितना हो जाएगा 16 ग्राम। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो वेट कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 25 ग्राम। यहाँ पे जो बन रहा है सामान सब्सटेंस, तो दो हाइड्रोजन यानी 2 और ऑक्सीजन 16 यानी 18 ग्राम। यहाँ पे दो हाइड्रोजन 2 तो 32 और 34 ग्राम, ठीक है, ये बन रहा है। तो देखो जब दो एलिमेंट कंबाइन करके दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो द मास ऑफ, देखो द मास ऑफ वन एलिमेंट, जो मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होता है जो कंबाइन कर रहे हैं फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं देयर्स रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर। तो जो मास जो है वो कंबाइन कर रहे हैं फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो जो एलिमेंट जिसका मास चेंज हो रहा है वो क्या होगा हमेशा उसका जो मास का रेशियो है वो क्या होगा फिक्स। जैसे ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालें, है ना, तो कितना आएगा 16/32, कितना आएगा 1/, तो देखो ये एक सिंपल
होल नंबर का रेशियो के फॉर्म में आ रहा है। सिंपल यानी बहुत छोटा, सिंपल यानी पॉइंट में नहीं आएगा, ऐसा नहीं 1.25:3.25 ऐसा नहीं, यानी सिंपल होल नंबर के रिस्पेक्ट में आएगा आपका रेशियो। देखो तो जब दो एलिमेंट्स है ना, दो एलिमेंट्स एक कंपाउंड बनाते हैं अलग अलग, मतलब वही सेम एलिमेंट दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो जो एलिमेंट्स फिक्स रेशियो है उसका मास नहीं, जो फिक्स रेशियो के साथ कंबाइन कर रहा है दूसरा एलिमेंट, उसका मास जो रहेगा उसका रेशियो क्या रहेगा, एक सिंपल होल नंबर। ये बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कार्बन है वो कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से, और अगेन कार्बन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से, तो इस बार दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और अब भी दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, है ना, यहाँ पे कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना होता है 16, यहाँ कितना हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम देखें जब सेम एलिमेंट्स कंबाइन करके दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो जब वो ऐसा कर रहे हैं तो उस टाइम अगर हम देखें तो जो एलिमेंट्स है ना, जो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, देखो ये एलिमेंट कंबाइन कर रहा है फिक्स मास, यानी यहाँ कार्बन का जो मास है वो क्या है फिक्स, यहाँ भी 12 ग्राम यहाँ भी 12 ग्राम, तो जो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो जो उस एलिमेंट का जो मास का रेशियो है वो क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर निकाल 16/32, इसका मास का रेशियो निकालें तो कितना आएगा 1/2। अगेन देखो एक सिंपल होल नंबर आ रहा है, तो ये बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। स्क्रीनशॉट ले लें, देन आगे बढ़ते हैं। सो फोर्थ लॉ जो है वो है गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ ये बोलता है, इट स्टेट्स दैट when gases combines or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio of volume given that temperature, pressure and physical state of the system is constant। ठीक है, समझा रहे, मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है व्हेन द गैसेस कंबाइन फॉर प्रोड्यूस, यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में गैसेस कंबाइन करेगी या तो गैस प्रोड्यूस होगी, तो वो कैसे प्रोड्यूस होगी, यानी वो कैसा रिएक्शन होगा जहाँ पे जो वॉल्यूम है सारी गैसेस का वो कैसा हो, सिंपल रेशियो में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मगर देखो एग्जांपल के समझते हैं। जैसे मान लो H2 और O2 दोनों ही क्या है, गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है ऑक्सीजन भी गैस है, जब कंबाइन करती है तो स्टीम बनता है, स्टीम मतलब गैस, भाप बनता है ना, तो ये भी गैस है। ठीक है, तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो ये जाएगा 2 और ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, यानी हाइड्रोजन के आगे 2 लगा है या ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लगा, मतलब 1 लगा है, और यहाँ H2O के आगे 2 लगा है ना, ये इस रेशियो में इनका वॉल्यूम कंबाइन होता है। जैसे मान लो अगर हम ले रहे हैं ऑक्सीजन को हमने लिया 50 ml, जबकि बुक में एग्जाम्पल दिया है, NCERT में एग्जाम्पल दिया है 50 ml अगर हमने ऑक्सीजन लिया है ना, तो देखो इसका कितना है रेशियो 1 और इसका कितना 2, तो यानी इसका दुगना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रेशियो कितना है 1, अगर हम ऑक्सीजन को 1 लेंगे तो हाइड्रोजन को कितना लेना पड़ेगा, इसका दुगना, 50 का दुगना 100 ml। यहाँ पानी कितना बनेगा, यानी स्टीम कितना बनेगा, ये बनेगा 100 ml, बिकॉज इसका भी रेशियो कितना है 2, यानी 50 का दुगना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो अगर हम कंबाइन करें नाइट्रोजन गैस को विथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यहाँ बन रहा है एमोनिया। ठीक है, गैस, यहाँ देखो 2 नाइट्रोजन है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन डाल दिया, यहाँ पे 3 to the 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो 3 डाल दिया। ठीक है, बैलेंस होगी रिएक्शन, है ना। तो अगर हमने नाइट्रोजन लिया है लेट्स से 50 ml या लेट्स से 10 ml, हमने नाइट्रोजन कितना लिया है 10 ml, है ना, तो हाइड्रोजन से देखो कितना है, हाइड्रोजन का रेशियो 6, इसका 1 है, इसका कितना है 3, यानी से 3 गुना ज़्यादा हमको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कितना लेंगे हम 30 ml। जब हम 30 ml हाइड्रोजन लेंगे और 10 ml नाइट्रोजन लेंगे, जो कि दोनों गैसेस हैं, और यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको कितना, ये कितना मिलेगा हमको 20 ml। इस तरह अगर हम देखो, अगर देखिए हाइड्रोजन लेंगे गैस एंड क्लोरीन लेंगे गैस, और हमको मिलेगा HCl गैस। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 HCl मिलेगा। तो अगर हम 20 ml हाइड्रोजन लेंगे 20 ml क्लोरीन लेंगे, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 40 ml HCl हमको मिलेगा गैसेस फॉर्म में। तो ये भी बोल रहा है, ये लोग ये बोलता है व्हेन गैसेस कंबाइन, यहाँ पे देखो गैसेस कंबाइन कर रही है, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस,
यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है, देखो जब गैसेस कंबाइन करे या तो प्रोड्यूस हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, यानी इनका जो जब कंबाइन करेंगे तो ऐसे कंबाइन करेंगी कि इनका जो वॉल्यूम है वो भी कैसा रहे, सिंपल रेशियो में रहे, जो कि डायरेक्टली उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है ना। गिवन दैट यहाँ पे कंडीशन भी है कि जो टेम्परेचर है वो आपको कांस्टेंट रखना है ना। टेम्परेचर ये नहीं कि अभी 27 डिग्री है, 5 मिनट बाद 100 डिग्री पहुंच गया, उसके बाद 110 डिग्री पहुंच गया, -2 पहुंच गया, यानी ये नहीं, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। और प्रेशर भी है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी टेम्परेचर, प्रेशर और फिजिकल कंडीशन जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। जब गैसेस कंबाइन करेगी तो वो ऐसे कंबाइन करेगी कि जो उनका रेशियो है वॉल्यूम का वो कैसा है, सिंपल होल नंबर में है। तो होप तो समझ में आ गया होगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, देन लास्ट लॉ पढ़ते हैं। सो जो लास्ट लॉ है, फिफ्थ वन इज एवोगैड्रोस लॉ। तो ये लॉ ये बोलता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन equal volume of all gases at constant या are taken at constant temperature and pressure will have equal number of मॉलिक्यूल। तो ये लॉ ये बोलता है, लेट्स से जैसे आपके पास अगर हम दो गैस लेते हैं, है ना, एक हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं और एक ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें हाइड्रोजन गैस का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसके पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम शेल वाइज बात करें तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक शेल होता है, वैसे ऑक्सीजन के पास देखो पहले शेल में 2 और तीसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 2 शेल होता है, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन को देखें तो इसके पास देखो साइज इसका एक इतना ही साइज होगा, ऑक्सीजन का साइज देखो इससे काफी बड़ा होगा, एक शेल 2 शेल, है ना। तो हम साइज कंपेयर करें तो हाइड्रोजन इतना है तो ऑक्सीजन बड़ा है, ठीक है। तो इनको हमने एक ही कंटेनर में रखा, इनको हमने एक ही कंटेनर पे रखा, ठीक है। तो देखो व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अभी कंटेनर कितना है, 1 लीटर का है, ये भी कितना कंटेनर है, 1 लीटर का है। इसमें हमने डाला हाइड्रोजन गैस, इसमें डाला हाइड्रोजन गैस, इसमें डाला ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, यानी इनके जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस के बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े बड़े, ठीक है ना। अब देखो वॉल्यूम सेम है, हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल छोटे छोटे हैं, तो होना ये चाहिए कि हाइड्रोजन के पार्टिकल ज्यादा आ जाना चाहिए इसके अंदर, ऑक्सीजन बड़ा बड़ा है तो इसको थोड़ा कम आना चाहिए। बट अगर हम देखें लॉ के हिसाब से, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, है ना, जब हम इक्वल वॉल्यूम लें, सारी गैसेस जितनी भी गैसेस हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो भी ले लें गैस, है ना, आर टेकन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इनका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। इसका अगर 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसका कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस। इसका प्रेशर अगर है 1 atm, तो प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm, ठीक है। यानी दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। देन वो जो दोनों हैं विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इन दोनों के अंदर कितना मॉलिक्यूल्स होगा, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम होगा, यानी जितना इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उतना इसके अंदर होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए था कि बड़ा है पार्टिकल तो ये कम आएगा, ये ज्यादा है ना। मगर ऐसा क्यों है कि ये दोनों क्या है, सेम है। तो अगर हम देखें तो बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ऑक्सीजन के वो काफी बड़े होते हैं, तो उनके अंदर चार्जेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को ज्यादा टाइटली खींच सकते हैं, तो इनकी जो पार्टिकल्स हैं वो काफी क्लोजली आ जाते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के बीच में इतना कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है, तो ऐसे पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर रहते हैं। तो अगर हम देखें अल्टीमेटली ये लॉ ये बोलता है कि जब अगर हम 2 या 3 या जितनी भी गैसेस को लें, उनका वॉल्यूम अगर हम सेम रखें सारे गैसेस का और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर रखें, तो हर एक कंटेनर में जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है सब के अंदर सेम नंबर ऑफ या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। यही है हमारा एवोगैड्रोस लॉ। तो उन्होंने दिया भी था कि जो 1 मोल की गैस होती है, 1 मोल गैस होता है, उसके अंदर 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, जिसको डिनोट करते हैं NaC। यानी अगर 1 मोल की आपको गैस दी है, अभी 1 मोल होता क्या है हम आगे देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट जब आएगा। फिलहाल के लिए अगर कोई 1 मोल की गैस है, जैसे आपको बोलते हैं ना 1 डजन, 1 दर्जन बनाना है आपके पास, ठीक है, तो उसके अंदर कितने बनाना होंगे, 12, है ना। तो वैसे ही अगर हम बोले 1 मोल की हमारे पास गैस है तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये था आपका पांचों के पांचों लॉ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बिकॉज क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसके बाद अगला टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, सो डेल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा था या जिन्होंने कहा था, बेसिकली आप उनकी एक बुक थी न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी नाम की, उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मार्कर हो, चाहे हम इंसान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, बाहर टहलता हुआ कोई जानवर हो, पंखा हो, है ना, कोई भी चीज़ हो, सब के सब एक छोटे पार्टिकल से बने हैं जिसको उन्होंने नाम दिया एटम्स, है ना। तो उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में ये कहा, जब उन्होंने बताया कि जितनी भी दुनिया के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब बने एक छोटे से पार्टिकल से जिसको हम बोलते हैं एटम्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने बहुत सारी रिसर्च किया, अपनी थ्योरेटिकल रिसर्च किया, उसी बेसिस में उन्होंने बताया कि पहला अपनी थ्योरी, अपनी जो किताब थी उसमें उन्होंने मेंशन किया कि ऑल द मैटर्स, जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं, है ना, चाहे वो पानी हो या कोई भी चीज़ हो, ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उन्होंने कहा दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो सब बनी है एटम से, हिंदी में इनको हम बोलते हैं कण। ठीक है, यानी दुनिया के हर एक चीज़ एक छोटे छोटे कण से बनी है ना। तो यहाँ पे क्या है, एटम्स को उन्होंने बोला कि सारी की सारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो एटम से बनी है। उन्होंने अपनी इस किताब में मेंशन किया दूसरी चीज़ कि अगर हम कोई भी सेम एलिमेंट ले लें, जैसे आयरन का एटम ले लें और एक और आयरन का एटम ले लें, है ना, जैसे मान लो हम आयरन के एटम ले लें, ठीक है, ये आयरन का है, ये आयरन का, या तो हाइड्रोजन के एटम अगर हम ले लें, है ना, तो चाहे जितने भी एटम्स ले लें सेम एलिमेंट के, या हाइड्रोजन के जितने भी एटम ले लें, सब के सब जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी या फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी उनकी वो सेम होगी, यानी सबके सबका मास, एटॉमिक मास सेम होगा, सबके सब के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी है वो सब क्या रहेगा, सेम। ऑल्दो उस टाइम तक ये सब पता भी नहीं था, उस टाइम तक एटम को हम छोटा माने थे, हम बोले थे कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, यानी उसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, बट आगे ये टूटा भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी। तो उन्होंने कहा कि जो एटम्स हैं, है ना, ये क्या होंगे, ये आइडेंटिकल होंगे, यानी एक दूसरे की तरह हुबहू होंगे, इनका मासेस, इनका साइज वगैरह सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उन्होंने कहा ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स are identical in nature and different elements have different properties। ठीक है, यानी जो सेम एलिमेंट होगी उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी या उनका जो नेचर होगा, बिहेवियर होगा, वो सब क्या होगा, सेम होगा। और जब दो डिफरेंट एलिमेंट होगा, जैसे आयरन और हाइड्रोजन को अगर हम कंपेयर करें, तो इनके जो एटम्स या इनके जो एटम्स की प्रॉपर्टीज है, केमिकल, फिजिकल या जो भी प्रॉपर्टीज है, वो क्या रहेगी, डिफरेंट। तो उन्होंने कहा था सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा था कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे मान लो H2 और O कंबाइन करते हैं, तो वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, वहाँ पे कोई नया एलिमेंट क्रिएट नहीं होता, यानी वहाँ पे कोई एटम्स क्रिएट नहीं होता, ना कि डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि क्या होता है, वहाँ पे जो एटम्स है वो रीअरेंज करते हैं अपने आप को। यानी हाइड्रोजन पहले ऐसा था, है ना, अब क्या हो गया, अब ऑक्सीजन के आने के बाद क्या हो, ये बॉन्ड टूट गई और हाइड्रोजन ऐसे बन गया बॉन्ड, है ना। तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई नया एलिमेंट्स जो बन रहा है या नया कंपाउंड जो बन रहा है एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से, तो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे यहाँ पे कुछ नया चीज नहीं होता या कोई एलिमेंट्स वगैरह बाहर से नहीं आता, बस होता क्या है कि जो इनका अरेंजमेंट हो जाता है, यानी जो इनके बीच में पहले बॉन्ड थी वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है, बस बाकी ऐसा कुछ नया अलग से कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे क्या होता है, अरेंजमेंट चेंज होता है। उन्होंने अपने थर्ड पॉइंट में ये कहा कि इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ chemical reaction the elements are rearranged to form a new compound। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो था उनका, उन्होंने कहा था द कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रिलेशन। तो उन्होंने कहा था जैसे मान लो ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, जब ये कंबाइन करेगा तभी कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये था उनकी एटॉमिक थ्योरी, जो कि आगे जाके इसमें बहुत सारे पॉइंट्स गलत भी हुए थे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स, तो उन्होंने ये कहा था कि जो एटम्स, अगर लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशंस की उनकी जो थ्योरी थी एटॉमिक थ्योरी, इसमें क्या कमी थी
पहली कमी तो ये थी, उन्होंने कहा था कि जो एटम्स होता है ना, वो आगे टूट नहीं सकता। यानी हम जो इस दुनिया की जितनी भी चीजें बनी है वो एक ऐसे पार्टिकल से बनी है जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। बट अभी हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं, क्लास 9 में उन्होंने पढ़ा भी होगा कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। इवन इलेक्ट्रॉन को भी आगे हमने तोड़ दिया है। अभी रिसर्च जो चल रही है पता चला कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब ये जो पहला पॉइंट है इनका, ये गलत है कि एटम्स को हम आगे तोड़ नहीं सकते। इंडिविजुअल मतलब जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, मगर हमको पता है एटम को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। अगला पॉइंट भी देखेंगे, अगर हम ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन नेचर, तो हाइड्रोजन के जैसे मान लो हाइड्रोजन के ही ये तीनों पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एक है हाइड्रोजन का 1 1, एक है 1 2, एक 1 3, ये तीनों आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप बोलते हैं इसको, ठीक है। एक है प्रोटियम जिसमें 1 प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक होता है ड्यूट्रियम जिसमें 1 प्रोटॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है। एक होता है ट्राइटियम जिसमें होता है 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ऑल दो ये तीनों ही क्या है, हाइड्रोजन ही के ही एटम है। ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो एक के पास देखो एक का साइज वेट जो है वो बहुत कम है, दूसरी वाली का वेट ज्यादा है और तीसरी वाली का वेट और ज्यादा है। अगर हम देखें तो एक के पास 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, एक के पास 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, एक के पास 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। साइज में भी डिफरेंस आता है, प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आता है। ऑल दो ये सब क्या है तो सेम ही एलिमेंट्स के एटम, तीनों ही क्या है हाइड्रोजन एटम है, बट इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी क्या है, गलत होता है। इस तरह कुछ लिमिटेशन भी थी लॉ में, जो कि ऑब्वियसली हुई होगी बिकॉज ये लॉ बहुत पहले आया था। हम लोगों ने बाकी आगे रिसर्च किया तो पता चला कि बहुत सारी चीजें गलत भी है, ठीक है। तो बस ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, कभी पूछते हैं एग्जाम में कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, ठीक है। चाहे तो नोट कर लें, देन आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है एटॉमिक मास, यानी मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास, ठीक है। सो लेट्स हमारे पास कोई एटम दिया हुआ है ना, दिस इज अपना एटम, ठीक है। इस एटम का मास कितना होगा, इस एटम का वेट कितना होगा, ये निकालना एक्चुअली में इजी चीज नहीं है। अगर हम बात करें 19th सेंचुरी के आसपास की बात है, साइंटिस्ट एक्चुअली में वेट नापना चाहते हैं एटम का। अब एटम कितना छोटा होता है ऐसे एज्यूम करने के लिए हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक पानी की ड्रॉप है ना, एक पानी की ड्रॉप है, उसके अंदर बिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम होंगे, यानी बहुत बहुत अमाउंट ऑफ एटम्स होंगे। तो उसमें से एक एटम निकालना, उसका वेट करना क्वाइटली इम्पॉसिबल था ये, ठीक है। सो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि देखो अगर हम कोई एक रिलेटिव मास निकालें, यानी एक एटम का हम मास निकाल लें और उससे कंपेयर में बाकी सब एटम का हम मास दे दें। जैसे एग्जाम्पल ये समझते, तो लेट्स से हमारे पास कोई जैसे हमको अगर नापना है एलिफेंट का वेट कितना है, ह्यूमन का वेट कितना है, और लेट्स से कोई सील का वेट कितना है, ठीक है। हमको ये तीन को वेट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो इसका वेट निकालने के लिए करते हैं, हम एक स्टोन ले लिया, हमने एक पत्थर ले लिया, उस पत्थर को हमने बोला कि ये जो पत्थर है वो लेट्स से 1 kg का है, ठीक है। हमारे पास कोई पत्थर दिया है, इस पत्थर का वेट कितना है 1 kg, है ना। अब हम जब देखेंगे, हमने क्या किया, एक साइड तराजू के या बैलेंस की एलिफेंट को खड़ा कर दिया, ठीक है ना, और एक साइड हमने पत्थर रख दिया ऐसे, और हमने रखा ऐसे, तो लेट्स से 1200 पत्थर ऐसे हुए। तो जब रखे हमने एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हाथी था, ठीक है। तो जब दोनों का देखा हमने वेट इक्वल है, तो हमने बोला जो हाथी है वो 12,000 टाइम्स 1 kg पत्थर के बराबर है, तो हमने बोला हाथी का वेट 1200 kg है। सिमिलर वे में हमने बोला रखा जब पत्थर, तो हमने देखा 70 स्टोन्स जो हैं वो इक्वल है ह्यूमन वेट के, तो हमने बोला 70 kg ह्यूमन का वेट है। एंड लेट्स से सील है हमारे पास एक, ठीक है, तो सील का वेट हमने देखा लेट्स से 400 kg उसका वेट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से रिलेट कर रहे हैं, उसकी बेस यूनिट से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एटम को रिलेट करने के लिए साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी के आसपास जब उन्होंने रिलेट किया, तो उन्होंने देखा कि रिलेट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन लिया उन्होंने, लेट्स से उन्होंने हाइड्रोजन एटम लिया, उसके वेट से कंपेयर किया कि लिथियम का वेट कितना है, लिथियम जो है हाइड्रोजन से दुगना है लेट्स से, ठीक है। एंड ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से 8 टाइम्स है वेट में, उसने देखा कि अगर हम 8 हाइड्रोजन रखें तो एक तरफ या लेट्स से 16 टाइम्स, बिकॉज हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन नहीं होता, तो 16 टाइम्स, ठीक है। एंड सिमिलरली लिथियम जो है वो 4 टाइम्स हैवियर था, है ना। तो हमने देखा एक तरफ हमने 16 हाइड्रोजन रखा और एक तरफ हमने सिर्फ एक ऑक्सीजन रखा, तो दोनों का वेट बराबर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो ऑक्सीजन का वेट है हाइड्रोजन के टर्म में हमने नापना शुरू किया, तो वहां पे एक्चुअली में आंसर जो आया था वो पॉइंट में आया था, जैसे 16.5, 4.02, और सारे जितने भी एटम्स का था उन एटम्स का जो रिलेटिव वेट था, जब हम उसको ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर रहे थे, तो उनका वेट जो है वो पॉइंट में आया था। जैसे हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो कार्बन जो एटम है उससे जब हमने कंपेयर किया, तो हाइड्रोजन का वेट आया था 1/12 कार्बन एटम के वेट के बराबर, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें लिथियम का जो वेट आया था वो आया था 4/12 ऑफ कार्बन वेट के टाइम, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन का वेट जो आया था वो आया था 16/12 कार्बन वेट के टाइम, ठीक है। कार्बन का जो वेट था वो 12 था, तो हम 12 अगर रख दें कार्बन की जगह पे, यहाँ हम देख सकते हैं कि देखो 12 से 12 कट गया, एंड हमारे पास एक परफेक्ट आंसर आया
4, 16 एंड सो ऑन। तो हमने बोला कि जो कार्बन है इसको जब हम रिलेट करते हैं दूसरे एटम के साथ तो मास जो है वो नियरली होल नंबर के आसपास आता है। तो हमने चूज किया तो लिख सकते हैं इट इज द मास ऑफ एटम इन 19th century scientist developed a method to calculate the mass of each atom with respect to कार्बन। ठीक है, अगर हम बोले कि अगर लेट से हाइड्रोजन का जो वेट है वो 1 है ना, तो 1 इसकी यूनिट जो होती है, जैसे हम नापते हैं ना अपना वेट केजी में, तो वैसे इसका वेट नापने के लिए हम यूज करते हैं AMU या तो सिंपली U। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट या तो सिंपली यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूनिट अगर दिखाएं तो 1 यूनिट जो होता है ये 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है इज इक्वल टू, ये बराबर होता है, किसी बराबर होता है 1/12 ऑफ कार्बन, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन जो 12 एटम है उसका अगर हम 12 हिस्सा करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये कार्बन 12 एटम है ना, ये कार्बन है जिसके अंदर 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन यानी कार्बन 12। ठीक है, इसका मास कितना है कार्बन 12, तो इसका अगर हम एक्जैक्टली 12 हिस्सा करें, ठीक है, इसका हम 12 हिस्सा करें, जो एक हिस्सा है उसका वेट कितना होगा 1U, ये बता रहा है डेफिनेशन। ठीक है, अब ये समझ में क्यों हमने कार्बन लिया, हम बाकी सब ले रहे थे तो वहाँ पे पॉइंट में आंसर आता, जो कार्बन था वो एक परफेक्ट होल नंबर जाता है, इसलिए हमने कार्बन को सिलेक्ट किया। तो ऐसा कोई रूल नहीं कि हम कार्बन को क्यों सिलेक्ट किए, बस वो हमारे लिए कन्वीनियंट था इसलिए हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, बट आपको इतना डीप नहीं है ना, सिंपली अगर आपको पूछे तो एटॉमिक मास कितना होता है तो वो कितना होता है 12। अब कुछ एटॉमिक मास आपको याद रखना है बिकॉज जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वहाँ यूज होता है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 1U या तो AMU। कार्बन का जो वेट होता है वो होता है 16U, ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का जो होता है वो होता है 14U, ऑक्सीजन का होता है 16U, सिमिलरली क्लोरीन का होता है 35.5U, एल्युमिनियम का होता है 27 यूनिट, इसी तरह कैल्शियम का होता है 40 यूनिट, है ना। और जो भी आते रहेंगे एलिमेंट हम लिखते रहेंगे। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल में होता है, अभी हम देखते हैं कैसे। ठीक है, समझ में एटॉमिक मास यूनिट। देखो अगर हम बात करें एटम में, तो एटम में अगर हम देखें तो एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का जो वेट होता है वो नियरली होता है 9.1 × 10⁻³ kg। प्रोटॉन का वेट जो होता है 1.6 × 10⁻27 kg। सिमिलरली नियरली न्यूट्रॉन का भी इतना ही वेट होता है। सो अगर हम इनको कंपेयर करें तो देखो 1.6 अगर हम डिवाइड करें 1.6 × 10⁻27 kg, पर हम डिवाइड करें 9.1 को हम थोड़ी देर के लिए 10 मान लेते हैं। ठीक है, 10 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो यहाँ से 1 और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻27 × 1.6 ऊपर वाला और नीचे 10⁻30। अभी -30 ऊपर आएगा तो +30 तो हो जाएगा। ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आ जाएगा 10⁻27 + 30 × 1.6 तो जाएगा 10⁻3 × 1.6, तो ये नियरली आ रहा है 1600 के आसपास। ठीक है, यानी जो प्रोटॉन है वो 1600 गुना ज़्यादा भारी है। अगर हम इसको 9.1 की जगह 10 की जगह 9.1 लेते हैं तो ये नियरली 2000 के आसपास आता। अगर हम देखें तो ये नियरली 2000 के आसपास आ रहा है। ठीक है, यानी जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो 2000 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से। तो अगर हम लेट्स से हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें हमने बोला दो तरीके के स्टोन्स है, पत्थर है। ठीक है, एक बड़े हैं एक छोटे हैं। ठीक है, तो अगर हम बोले बड़ा पत्थर का जो वेट है वो 2000 ग्राम है और जो छोटा पत्थर का वेट है वो 1 ग्राम है। ठीक है, तो अगर हम बोले हमारे पास 10 बड़े पत्थर है ना, 10 स्टोन है बड़े वाले, है ना, कैपिटल एस से बड़े वाले को दिखा रहे हैं, स्मॉल एस से छोटे वाले को। ठीक है, तो 10 बड़े पत्थर है 10 छोटे पत्थर है, तो वेट कितना हो जाएगा 10 बड़े पत्थर का हो जाएगा 10 × 2000 20,000 ग्राम प्लस 10 × छोटा वाला 10 ग्राम। अब 20,000 में 10 प्लस करोगे कितना आएगा, कितना आएगा, तो नियरली हम बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम देखें बड़े पत्थर का वेट कितना है, नियरली 2000 टाइम्स ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू छोटे पत्थर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो छोटे पत्थर का वेट इतना है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें 20,010 लिखें या 20,000 लिखें, बात बराबर है। इन सिमिलर वे अगर हम बोले मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 2000 गुना भारी इलेक्ट्रॉन से, तो अगर मान लो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है,
6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेट इतना मतलब कम है, इतना छोटा है कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ही जोड़ते हैं, तो 6 और 6 12 हो जाता है। इसलिए देखो कार्बन का मास सॉरी 12 आ रहा है, ये 12 है, कार्बन मास कितना है 12 है, ठीक है। इन सिमिलर ऑक्सीजन के पास होता है 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेट हम इग्नोर कर देंगे, 8 और 8 16, इसलिए ऑक्सीजन का वेट कितना आ गया 16, ठीक है। तो ये था आपका एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। अगर इसी बात हम बात करें मॉलिक्यूलर मास यानी किसी भी मॉलिक्यूल का मास के बारे में बात करें तो देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अगर हम देखें पहले डेफिनेशन देखते हैं, इट इज द सम ऑफ masses of all the elements in any compound और मॉलिक्यूल। सो हमारे पास जो भी कंपाउंड है, जैसे मान लो एग्जांपल समझते हैं, हमको निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। लेट्स से हमको ये निकालना है, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकालना है, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है H2SO4, ठीक है। अब हम देखें तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मासेस को अगर हम प्लस कर दें, सब मतलब प्लस कर दें, तो हमको मिलेगा मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस 1 सल्फर है, प्लस 4 ऑक्सीजन है, तो इनके मासेस को प्लस कर देते हैं। देखो हाइड्रोजन का मास कितना है 1, है ना। सल्फर का कितना है, देखो सल्फर का होता है 32, ठीक है। सल्फर कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 64, यहाँ पे हम प्लस पे 448 4 2 2 4 8 एंड 3 6 9 98 यूनिट, ठीक है। तो अब देखो मॉलिक्यूलर मास क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, सबके मास को अगर हम इंडिविजुअली प्लस कर दें यानी सबका सम कर दें एंड जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वही हमको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास। जैसे मान लो अगर हमको निकालना है H2O का, पानी का मॉलिक्यूलर मास, है ना, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 18। इन सिमिलर वे हम किसी भी मॉलिक्यूल का वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो नोट कर ले, देन आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसमें 3 तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसमें बेस क्वांटिटी जो होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो 7 तरीके की होती है। उसमें से एक जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, मोल। तो वही है मोल कॉन्सेप्ट। अगर हम देखो एग्जाम्पल एक समझे तो जैसे हमारे पास कोई सामान दिया होता है, ठीक है, कोई सामान दिया है, कोई भी कंपाउंड दिया है, अगर हमको बोल रहा है कि ये कितने मोल का है, अगर हमको दिया है तो हमें बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने एटम है। भी एग्जाम्पल ही समझते हैं, जैसे मान लो लेट्स से आपको आपके पास एक बैग है, ठीक है, आपके पास एक बैग है, कैरी बैग है, ठीक है, उसके अंदर मान लो एप्पल्स रखिए, ठीक है, सेब है इसके अंदर, ठीक है। एंड आपके पास एक और दूसरा बैग है, ठीक है, उसके अंदर लेट्स से आपके पास है अमरूद, गुआवा, ठीक है, अमरूद, ठीक है। अब ये दोनों बैग है, इनका वेट जो है वो 2 kg है, दोनों बैग का वेट कितना है 2 किलो का, ठीक है। और जो एप्पल अकेला है इसका वेट है 200 ग्राम और जो गुआवा है इसका वेट है 250 ग्राम, ठीक है। लेट्स एज्यूम कि हमने सब अगर हम बोल रहे हैं कि इस बैग में कितने एप्पल्स होंगे, इस बैग में कितने एप्पल्स होंगे, तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो आप निकालोगे नंबर ऑफ एप्पल कितना होगा, पूरा मास कितना है बैग का 2 kg, अगर हम चेंज करेंगे ग्राम में 2000 ग्राम, है ना। इसके बाद फिर एक एप्पल का वेट कितना है 200 ग्राम, ठीक है। जब आप काटोगे तो कितना आएगा 10, यानी इसमें 10 एप्पल। अगर हम बात करें अमरूद की तो पूरा टोटल मास 2000 ग्राम एंड सिर्फ एक अमरूद का वेट कितना है 250, यहाँ पे काटेंगे तो कितना आएगा 8, यानी 8 गुआवा है ना। सो अगर हमको इसी सिमिलर वे में अगर हमको बोलता है कि एक मोल हमारे पास कोई सामान है, एक मोल कोई भी हमारे पास कंपाउंड एलिमेंट दिया हुआ है, कोई भी सैंपल है, ठीक है, तो उसके अंदर इतने आइटम होते हैं 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मान लो कोई भी हमारे पास एक मोल का सामान है, इसके अंदर कितने आइटम मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होंगे, कितने पार्टिकल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे हमको बोले 2 मोल में कितने होंगे, तो देखो सिंपली हमको कुछ नहीं करना, इसमें 2 से इंटू कर देना है ना, एंड आपका आंसर आएगा 12.044 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमको पता चल जाए कितना मोल का सामान है तो हम बता सकते हैं उसके अंदर कितनी एंटिटीज है। अब ये मोल कैसे निकालते हैं, देखो मोल अगर हम बोलना चाहें तो हम लिख सकते हैं पहले तो मोल इज
1 ऑफ 7 बेस यूनिट, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स अ सैंपल है, ठीक है। इट इज रेशियो ऑफ गिवन मास टू द मोलर मास, ठीक है। सो ये जो नंबर ऑफ मोल्स होता है ये होता है गिवन मास, ठीक है। अब वो गिवन मास कितना है, ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। अब बिफोर आगे बढ़ने से पहले, समझने से पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है समझ लेते पहले मोलर मास क्या होता है, ठीक है। तो मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास जो होता है, मोलर मास जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, इसको हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द गिवन सैंपल इन ग्राम, ठीक है। यानी कोई भी हमको सैंपल दिया है, कोई भी एलिमेंट कंपाउंड वगैरह कुछ भी दिया है, तो उसका एक मोल ग्राम में कितना वेट करेगा। जैसे एग्जांपल लें, अगर जैसे मान लो NaOH है, ठीक है, NaOH, इसका मोलर मास कितना होगा, देखो सोडियम का वेट जो होता है वो 23, एटॉमिक वेट जो सोडियम का होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना आ गया 40, ठीक है। इसी 40U को अगर हम चेंज करते ग्राम में, यानी 40 ग्राम, ठीक है, कुछ नहीं, बस हम मॉलिक्यूलर मास जो निकालते थे वही निकाल ले, उसके आखिर में जो U है एटॉमिक मास यूनिट, उसको रिप्लेस करते विद ग्राम, तो जो आंसर आएगा हमारा वही क्या होगा, उसका मोलर मास, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। जैसे देखो अभी एग्जांपल ले रहे थे, जैसे लास्ट टाइम अभी हमने बोला था ना, एक जो कैरी बैग है उसका वेट कितना है 2000 है ना, तो वो क्या होगा गिवन मास, और उसके अंदर जो एक एंटिटी है यानी एप्पल, उसका वेट कितना था 200 ग्राम, ठीक है। तो हमको क्या देता था, कितने उसके अंदर एप्पल्स, वैसे ही देखो यहाँ पे गिवन मास कि हमको कितना कंपाउंड सैंपल दिया है, सैंपल का वेट कितना है, ठीक है, उसके अंदर मोलर मास उस जो सैंपल में जो एंटिटी है, कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो हमको मिल जाएंगे, यानी मोल्स में कितने मिल जाएंगे। इसको समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं, तो मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। तो मान लो क्वेश्चन में दे रहा है फाइंड द, एक नोट लिख सकते हो आप चाहो तो, देखो 1 मोल ऑफ a sample will have 6.022 into 10 की पावर 23 एटम, इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। जो ये नंबर है, क्वांटिटी है, इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मोल ऑफ 80 ग्राम कॉस्टिक, समझ लो क्वेश्चन समझने के लिए, ठीक है। अब जैसे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे उसको निकालने के लिए आपको पता करना पड़ेगा पहले कि कितने मोल है उसके अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना है, यहाँ पे कितना ग्राम सैंपल दिया है 80 ग्राम, तो लिखेंगे 80 ग्राम का हमारा सैंपल है, ठीक है। अब कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। अब कॉस्टिक सोडा का मोलर मास क्या होगा, पहले आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास कितना है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना के 40U है ना। मगर इसको हम कितने रखते हैं, मोलर मास की डेफिनेशन क्या थी कि 1 मोल का समान इन ग्राम, तो इसको हम लगा देंगे सिर्फ ग्राम, ठीक है। और आपको याद रखना है जो भी गिवन मास है ना उसको यहाँ पे ग्राम में लिखना है, ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी आपको गिवन मास दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको इसमें मेंशन करेंगे ग्राम में, अगर केजी में जो कन्वर्ट कर लेंगे तो अदरवाइज ग्राम में देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 40, तो काटेंगे कितना आएगा 2, यानी 2 मोल्स ऑफ कॉस्टिक सोडा हमारे पास है, ठीक है। अब देखो एक मोल में इतनी एंटिटीज होती है, इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे, 2 मोल में 2 into 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। इसको हम देखें 2 6 12.044 into 10 की पावर 23 एटम्स। समझ में क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास वगैरह, ठीक है। तो यही है आपका नंबर ऑफ मोल्स कॉन्सेप्ट। अब इसको याद रखना जरूरी है बिकॉज आप आगे जो भी चीज़ पढ़ेंगे चाहे मॉलिक्युलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, तो सब में इसका यूज है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है।
तो ये था, चाहे तो नोट कर लें, देन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, जैसे मान लो अगर इन केस आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको चाय बनानी है, अब आप चाय बनाते टाइम आपने आधा किलो दूध लिया है, लेट्स एज्यूम करें, ठीक है। चाय जैसी भी हो, अदरवाइज हमको सिर्फ मतलब है परसेंटेज है, ठीक है। तो उसमें हमने आधा किलो दूध लिया है, आधा किलो पानी लिया है और आधा किलो चीनी मिलाया है, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो वहां पे अगर हम बोलेंगे चीनी का परसेंटेज कितना है उसमें, तो चीनी का परसेंटेज कितना होगा, 33%। कैसे आपने निकाला, 500 ग्राम चीनी दिया है और टोटल कितना है, 500 ग्राम चीनी, 500 ग्राम दूध और 500 ग्राम पानी, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 500 बाय 1500 काटोगे तो कितना आएगा, 1/3 इंटू परसेंटेज करोगे अगर आप, तो ये हो जाएगा नियरली 33.33%, है ना। तो यानी परसेंटेज कंपोजिशन क्या बताता है कि कोई भी एलिमेंट कितना परसेंटेज है, यानी उसको कितना परसेंटेज वो बाय मास प्रेजेंट है कोई भी गिवन मॉलिक्यूल में। तो लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स द मास या परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है। अगर हम बात करें मैथमेटिकली यानी फॉर्मूला बेस में अगर लिखना चाहें तो परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है, इसको हम पीछे दिखा रहे हैं, ये होता है मास या एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट टू मॉलिक्यूलर मास इनटू 100%। जैसे एग्जांपल एक समझते हैं, जैसे अगर आपको बोल रहा है लेट्स से आपको निकालना है फाइंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, यानी कितना परसेंटेज हाइड्रोजन और कितना परसेंटेज ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन वाटर, यानी हाइड्रोजन कितना परसेंट है, वाटर कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है इन वाटर, ठीक है। तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, पहले मान लो हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो कितना होगा, तो हाइड्रोजन एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, यानी यहाँ पे किसके लिए हम कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, क्योंकि दो हाइड्रोजन है H2, अगर हम देखें क्या कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, तो हम दोनों लेंगे, ठीक है। 2 इंटू हाइड्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास 1 और नीचे क्या है मॉलिक्यूलर मास, यानी पूरे मॉलिक्यूल का कितना मास है। तो यहाँ पे कितना है पानी का होता है 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, यानी 2 हाइड्रोजन का 2 यूनिट और ऑक्सीजन का 16 यूनिट, तो कितना हो गया 18/18 इंटू 100%, ठीक है। ये कटेगा तो आ जाएगा 9 और ये आएगा 9 11 द 99.1, फिर ये 1, लगभग 11.1% के आसपास आएगा, क्या है ना। अगर हम बात करें वाटर का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के लिए परसेंटेज कंपोजिशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ठीक है, कितना एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 डिवाइड पानी कितना है 18 इंटू 100% कटेगा तो ये 8, ये आ जाएगा 9, और ये 9 और 100 कटेगा तो ये आ गया 11.1 इंटू 8 88.9 के आसपास, ठीक है, 88.9%, ठीक है। तो इतना ऑक्सीजन का परसेंट, यानी पानी जो होता है वो 11% हाइड्रोजन से बनता है और 88.9% ऑक्सीजन से बनता है, ठीक है। तो ये होता है आपका परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कितना परसेंट कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है इन अ गिवन क्वांटिटी, ठीक है। इसी बार अगर हम अगला बात करें अगला टॉपिक का, तो वो है स्टोकियोमेट्री, ठीक है। अभी के लिए इस क्वेश्चन बता देते हैं। तो स्टोकियोमेट्री क्या होता है, ये स्टोकियोमेट्री, तो स्टोकियोमेट्री को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कोई भी एक रिएक्शन है, एक बैलेंस रिएक्शन है, उसमें किस प्रोपोर्शन में जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आप पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। तो ये होता है इट इज मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, इट इज determination of the elements or compounds
that is the proportion in which elements or compounds react with each other in balanced रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हमारे पास कोई रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं और ये बनाते हैं अमोनिया, इसको हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, चाहे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके NH3 दे रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए 2 नाइट्रोजन है, तो हमने 2 नाइट्रोजन डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 है, 3 6 हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे भी बोल रहा है इट इज द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट्स का मेजरमेंट है। अगर हम इसको डीप में बात करें तो ये होता है इट इज डिटरमिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन इन विच एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर इन बैलेंस रिएक्शन। देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स से कंपाउंड्स है, जैसे यहाँ पे NH3 कंपाउंड है और ये दोनों क्या है, एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स किस प्रोपोर्शन में एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। यानी अगर एक पार्ट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन से, तो हमको मिलता है 2 पार्ट ऑफ एमोनिया, यानी ये क्या है इनका प्रोपोर्शन। तो ये जो प्रोपोर्शन है, जिस प्रोपोर्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, जिस रेशो में एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक। अब यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी एक टर्म है, तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट is the magnitude of the proportion। यानी यहाँ पे अगर हम बोलें कि नाइट्रोजन गैस का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, तो नाइट्रोजन गैस किस प्रोपोर्शन में रिएक्ट कर रही है इनसे, तो देखो नाइट्रोजन गैस का कितना प्रोपोर्शन है, 1, यानी रेशियो कितना है नाइट्रोजन गैस का, 1, यानी नाइट्रोजन का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया, 1। अगर हम बोले हाइड्रोजन गैस किस प्रोपोर्शन में रिएक्ट कर रही है, अगर हम बोलेंगे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दो, ठीक है, तो क्या ये करेगी, कभी नहीं करेगी। यहाँ पे क्योंकि अगर हम इसको करना है तो एमोनिया बनाना है, तो कितने हाइड्रोजन है, 3, तो इसको 3 पार्ट्स में देना पड़ेगा, यानी इसके 3 पार्ट्स लगेंगे, यानी इसका यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होगा, 3, बिकॉज एक से काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं अगर कोई बैलेंस रिएक्शन है तो उसमें जो इनके आगे जो नंबर होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन के लिए 3 है, और एमोनिया का कितना है, 2, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2, यानी 2 प्रोपोर्शन ऑफ एमोनिया, यानी 2 पार्ट्स ऑफ एमोनिया हमको मिल रहा है एक रिएक्शन होने के बाद। ठीक है, तो ये होता है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर हम बात करें अगले टर्म की, तो वो है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग एजेंट क्या होता है, इट इज दैट एंटिटी इन अ केमिकल रिएक्शन विच utilizes lies first, and due to shortage of it the reactions break। तो इसका मतलब क्या है, देखो समझो, जैसे मान लो लेट्स से हमारे पास एज्यूम करते हैं हमको 80 ml बाय वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस दिया है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस दिया है, ठीक है, और ऑक्सीजन हमको दिया है 50 ml बाय वॉल्यूम हमको ऑक्सीजन दिया है, ठीक है, और इन दोनों को हम इंजेक्ट करा रहे हैं किसी चेंबर में और वहाँ पे वाटर बन रहे हैं। लेट्स से यहाँ पे ये चेंबर है, इसमें हम दोनों तरफ से इंजेक्ट करा रहे हैं, एक तरफ से ऑक्सीजन एक तरफ से हाइड्रोजन, और इन गैसेस का जो वॉल्यूम है, हमारे पास जो सिलेंडर है जिससे हम इंजेक्ट करा रहे हैं इन लोग को, वो उसका वॉल्यूम दिया है कि 50 ml ऑक्सीजन है और 80 ml हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अभी जो रिएक्शन होगी कैसे होगी, H2 + O2 ये देगा H2, और बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। अब ये बैलेंस रिएक्शन है। अब देखो यहाँ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करें तो हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, एंड पानी जो बन रहा है H2O उसका 2 है ना। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो अगर आपको इतनी गैसेस दिया है, तो अगर हम बोलेंगे इन गैसेस से जब हम पानी बनाएंगे तो कौन सी गैस पहले खत्म हो जाएगी, तो जो गैस पहले खत्म हो जाएगी रिएक्शन में उसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज वो उसकी वजह से जो रिएक्शन है वो खत्म हो रही है, यानी वो पहले कंज्यूम हो रहा है, इससे रिएक्शन खत्म हो रही है। अगर यहाँ पे देख के बताएं कि कौन सी लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन है 50 ml है, हाइड्रोजन 80 ml है, बट अगर हम देखें तो देखो हाइड्रोजन का कितना स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी अगर हम 50 ml ऑक्सीजन लेंगे तो इसका एक पार्ट लगेगा, ऑक्सीजन के एक पार्ट के लिए हाइड्रोजन कितना लगेगा 2 पार्ट, यानी इसको कितना कंज्यूम होगी ये 100 ml, पानी कितना बनेगा 100 ml, ठीक है। यहाँ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताता है कि कितना किस रेशियो में वॉल्यूम इनका लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 50 ml ऑक्सीजन जब यूज होगी कंप्लीटली तो 100 ml
ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन जो है उसको यूज होना पड़ेगा पानी बनाने के लिए, यानी 50 ml ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए कंप्लीटली 100 ml हाइड्रोजन चाहिए। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो 50 ml ऑक्सीजन तो दिया है मगर हाइड्रोजन कितना है 80 ml, यानी 40 ml जब ऑक्सीजन यूज हो जाएगी तो 80 ml हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, इवन 10 ml ऑक्सीजन हमारे पास बचा रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर इस रिएक्शन में देखें तो 80 ml हाइड्रोजन है, ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है या वो एंटिटी होती है जो किसी भी रिएक्शन में पहले खत्म हो जाती है और जिसकी वजह से सारी रिएक्शन रुक जाती है। सो होप तो समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, ठीक है। तो नोट कर लें, देन हम आगे बात करते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इट टेल्स अबाउट द एग्जैक्ट नंबर of atoms of each elements present in the given compound। और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, इट इज द smallest whole number ratio of atoms in the compound। तो देखो समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लिख समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, लेट्स से ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड में एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट्स के। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो इससे वो मिलता है ग्लूकोज। अगर हम देखें देखो COH, ठीक है, CHOH ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे लगा होता है, ठीक है। जहाँ पर हम देखें गिने तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 करके गिने तो 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 6 जन होती है, इसमें 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। जहाँ पे हम देखें यहाँ पे ये बता रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम है। तो अगर हम देखें एम्पिरिकल फॉर्मूला, इट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब इसी एलिमेंट्स का अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला देखें तो इसका जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उसके अंदर, उसका अगर हम एक रेशियो ले लें होल नंबर में, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं, होल नंबर में। जैसे यहाँ पे अगर हम 6 12 और 6 का अगर रेशियो देखें, ठीक है, बेसिकली इसको डिवाइड कर दें 6 और 12 को, तो कितना आ रहा है 2:1। तो हम लिखेंगे C1H2O1, ठीक है, रेशियो कितना आ रहा है 12 के लिए 2 6 के लिए 1, बिकॉज उसको हमने सबको 6 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या एक मिल रहा है, एक रेशियो होल नंबर का, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन, एक कार्बन जो है एक हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो रेशियो होता है एक होल नंबर, ठीक है। समझ में, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला उन्हीं एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को एक सिंपलेस्ट रेशियो में बता देता है, ठीक है। तो ये एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर, इस पे 20 क्वेश्चन आते हैं कि आपको दिया होता है कि कोई क्वेश्चन में कि कितने परसेंटेज ऑफ एटम प्रेजेंट है किसी भी गिवन कंपाउंड में, उनका मॉलिक्यूलर मास देता है, तो बोलता है इसका आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो इसलिए कुछ स्टेप्स होते हैं, अभी हम लिख देते हैं डायरेक्टली, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे सब स्टेप्स को तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिख देते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन लेके समझते हैं। तो ये आपके स्टेप्स हैं फॉर फाइंडिंग एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। तो सो देखो ये स्टेप्स लिखें, इस स्टेप से समझने के लिए हमें क्वेश्चन क्या हेल्प देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बोला, एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What is its empirical and molecular formula? तो हमको empirical and molecular formula निकालना है, ठीक है। अब देखो पहला जो स्टेप है वो बोल रहा है कन्वर्ट मास परसेंट इनटू ग्राम। अब यहाँ पे देखो मास परसेंटेज दिया है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में, ठीक है। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम मानते हैं, लेट से हमने माना, लेट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सैंपल। तो ये जो भी कंपाउंड है इसका हमारे पास कितना है, 100 ग्राम सैंपल,
ठीक है। अब 100 ग्राम सैंपल में ये नियरली देखो मास कितना है 98.96, तो नियरली 100 ग्राम ही है। ठीक है, स्मॉलर मास। जहाँ पे जो परसेंटेज है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ पे हम देखें तो हाइड्रोजन जो है पहला स्टेप में हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन इसका मास परसेंट कितना या मास कितना हो जाएगा 4 पॉइंट, इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 4 ग्राम, राउंड ऑफ कर लेते हैं। कोई ज़्यादा आंसर में फर्क नहीं पड़ता, राउंड ऑफ में नियरली थोड़ा मोड़ा राउंड ऑफ में करने से पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.07% में छोड़ देते हैं। ठीक है, 4 ग्राम। सेकेंड पे है कार्बन, तो कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 24 ग्राम। ठीक है, एंड क्लोरीन जो है क्लोरीन इसका हो जाएगा नियरली 71 या 71.5 या 72 ग्राम, जो ही मानना है 72 ग्राम। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, यानी जो भी आपको परसेंटेज दिया है उसको आपको कन्वर्ट करना है। लेट्स यहाँ पे अगर आपको मोलर मास जो है 50 ग्राम के आसपास दिया होता, 50 ग्राम दिया होता। ठीक है, मान लो दिया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको दिया होता क्वेश्चन में कि लेट 5% ऑफ हाइड्रोजन एंड लेट्स से 50% सोडियम। ठीक है, कोई कंपाउंड बना रहे हैं जिसका मोलर मास जो है वो 50 ग्राम है, ऐसा कुछ दिया होता। तो देखो आपने सैंपल हमेशा 100 ग्राम मानना है, जिससे कैलकुलेशन जो है वो ईजी रहती है। 100 ग्राम तक मानोगे तो आपके पास कितना मास है 100 ग्राम। आपका जो मॉलिक्यूलर मास वो कितना है 50 ग्राम, इंटू परसेंटेज कितना है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 100/50 इंटू 5%, जहाँ से कटेगा 2 इंटू 5 10 ग्राम। ठीक है, जब आप 100 ग्राम सैंपल लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 10 ग्राम। सबको ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब भी ये मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा 98 तो नियरली 100 था, इसलिए हमारा आंसर देखो एकदम परफेक्ट आ गया। बट मान लो 50 ग्राम दिया होता है या 45 ग्राम दिया होता है, 30 ग्राम दिया होता है, जो भी दिया होता, जहाँ पे आप नीचे के लिखेंगे पहले देखो ऊपर आप 100 ग्राम हमेशा सैंपल मानेंगे, नीचे आप हमेशा क्या लेंगे जो भी दिया होगा गिवन मास। ठीक है, इनटू जितना परसेंटेज दिया होगा, तो ये फॉर्मूला चाहे तो आप याद कर लें। ठीक है, ये परसेंटेज दिया होगा तो कोई भी परसेंटेज दिया होगा। ठीक है, तो ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप में हम देखिए, तो अगला स्टेप बोल रहा है कि कन्वर्ट मास ऑफ ईच एलिमेंट इनटू देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स। सबको जो भी ये मास निकाला इसको हमको कन्वर्ट करना है इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो सेकंड स्टेप हम करें, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है हाइड्रोजन का 4, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, है ना, याद कि नहीं आते। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, इतने ही इसमें ऑक्सीजन वगैरह है ना। क्लोरीन का 35.5। ठीक है, अब यहाँ देखो तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। सेकेंड नंबर ऑफ मोल ऑफ, सेकेंड किसका है कार्बन, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, कार्बन कितना होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है कार्बन का 24 ग्राम और मोलर मास कितना होता है 12, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, एंड सिमिलरली क्लोरीन में कितना आ जाएगा NCl गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है क्लोरीन के लिए 72, मोलर मास 35.5, है ना। तो ये नियरली आ जाएगा, एटॉमिक मास है वैसे ये तो ये आ जाएगा 2 के आसपास। ठीक है, वही 2 के आसपास ही आएगा, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया, कन्वर्ट मास ऑफ ईच एलिमेंट इनटू देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स कर लिया हमने। तीसरा डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यूज ऑब्टेन, तो जितनी भी हमको मोल वैल्यू मिली है, तो यहाँ पे मोल वैल्यू कितनी मिली है, कार्बन के लिए 2, हाइड्रोजन के लिए 4 एंड क्लोरीन के लिए 2। तो डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यू ऑब्टेन बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम, तो इन तीनों में या चारों जितने भी एलिमेंट है उन सब में जितनी भी मोल वैल्यू मिली उसमें सबसे छोटा नंबर है उससे सारे नंबर को डिवाइड करना है। ये बोला है, देखो डिवाइड ईच वन ऑफ द मोल वैल्यूज ऑब्टेन बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम, जितने भी मोल वैल्यू उसको हमको डिवाइड करना है सबसे छोटा से। देखो 4 बड़ा है 2 छोटा, दूसरा ये दोनों छोटे हैं, तो हमको सारे नंबर को डिवाइड करना है 2 से। तो देखो हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, अगर हम नंबर निकालें तो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 4/2 2। सिमिलरली कार्बन के लिए 2/2 इक्वल टू 1 एंड क्लोरीन के लिए भी कितना आ जाएगा 1, है ना। तो आ गया हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर। अब राइट डाउन द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो हमको थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो ये बोल रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए राइट डाउन द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर, ये जो नंबर हमको मिला है इसको मेंशन करना है आफ्टर द सिंबल ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो सिंबल लिखना पहले, जो कार्बन हमने सिंबल लिखा कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, तो हमने सारे के सारे एलिमेंट का सिंबल लिख दिया। उसके बाद हमको लिखना है मेंशनिंग द नंबर्स आफ्टर द रिस्पेक्टिव सिंबल, तो जो भी सिंबल इसके बाद जो नंबर हमको मिला इसको लिखना है। तो हाइड्रोजन कितना है 2, कार्बन कितना है 1 एंड क्लोरीन कितना है 1। तो ये हमारा क्या हो गया मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला।
अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए 3 अलग स्टेप हैं। ये क्या है, डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बाय एडिंग मासेस ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन द ब्रेक फॉर्मूला। तो वो बोल रहा है फिफ्थ का ए स्टेप, जो फिफ्थ वाला है इसका ए स्टेप ये बोल रहा है कि आपको पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालोगे, तो आपके पास जो भी एलिमेंट आए इन सबका मास प्लस कर दो। कितना कार्बन है, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। तो कार्बन कितना होता है 12, कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। तो इसको प्लस करेंगे तो 12 तो 14 एंड 35.5 35 39 49.5, तो कितना आ गया 49.5 यू, ठीक है, या छोड़ो मतलब ग्राम में आएगा। तो ये आपका आगे एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। सेकंड स्टेप, डिवाइड मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो आपको जो भी मोलर मास दिया है क्वेश्चन में, दिया ना मोलर मास 98.96, तो आपको एन निकालना है। बी स्टेप में आपको एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए बोल रहा है टू ऑब्टेन एन डिवाइड मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो वो मोलर मास को डिवाइड करना है 98.96 को बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, कितना है 49.5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो नियरली 49, हाँ नियरली 2 आएगा, ठीक है। 1.999 ऐसे हो जाएगा तो 2 आएगा, है ना। तो एन आ गया। अब बोल रहा है मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला बाय एन टू ऑब्टेन मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बोला अगर आपको सी स्टेप, ठीक है, कर सी स्टेप। तो सी स्टेप में बोला अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है एन को विथ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कितना है C1 को एम्पिरिकल फार्मूला से करना है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो एन कितना है हमारा 2, इसको मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूला से C1H2Cl1। तो करेंगे तो देखो 2 1 2 1 2 तो कार्बन 2 2 2 4 तो हाइड्रोजन 4 और 2 1 2 तो क्लोरीन। तो ये आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, फॉलो करने याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप इसके 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं, अगर आप लिटरली बैठ के 1 घंटे में 4-5 क्वेश्चन भी ट्राई कर लेंगे इसके तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको बस पढ़ना है, कोई टफ चीज नहीं, देखो बस एक स्टेप्स है, एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो होप समझ में आ गया होगा, चाहे तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, देन आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद अगला एंड लास्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन समझने के लिए पहले एक चीज समझ लो कि आपके पास जैसे आपको लेट्स से पानी है, पानी में आप नमक मिला रहे हैं तो नमक पानी बन रहा है, ठीक है। तो जो नमक पानी बन रहा है उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो जिस चीज को आप मिलाते हो, जैसे आपने नमक मिलाया तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, जिसमें मिलाते हो आप उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो जनरली जो लो क्वांटिटी में होता है नमक, आप थोड़ा सा डालते हो तो नमक के कम क्वांटिटी में उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, जिसमें हम मिलाते हैं पानी ज्यादा क्वांटिटी में उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनता है यानी नमक पानी से जो मिक्सचर बनता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो अगर मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, जैसे हमारे पास दो अलग अलग ग्लास है जिसमें पानी है। अब एक ग्लास में नमक है, एक ग्लास में नमक नहीं है, ठीक है। तो एक में सॉल्यूशन है, एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जहाँ पे सॉल्यूशन है उसमें नमक की कितनी क्वांटिटी है, या जहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्वेंट है कोई भी नमक नहीं है वहां नमक की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो नमक की क्वांटिटी डिफाइन करते हैं हम, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, पूरे सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, उसको हम दिखाते हैं यूजिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट अमाउंट ऑफ एनी गिवन कंपोनेंट, ठीक है। सो 4 तरीके हमको कॉन्सेंट्रेशन पढ़ना है। जैसे पहला होता है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज जिसको हम दिखाते हैं M/M से। तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज पहले देखते हैं होता क्या है। सो इट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज, ठीक है। तो मास परसेंटेज जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी जिसको हम मिलाते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन किससे बन रहा है, सॉल्यूट जिसको हम मिला रहे हैं और सॉल्वेंट जिसमें हम मिला रहे हैं, तो दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज यानी इनटू 100%, ठीक है। तो ये होता है आपका मास परसेंटेज का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए। जैसे मान लो क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड मास परसेंटेज ऑफ लेट्स से 20 ग्राम या 25 ग्राम ऑफ बेंजीन
इन 75 ग्राम ऑफ टॉल्यूम। ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मास परसेंटेज निकालना है किसका, बेंजीन का, 25 ग्राम बेंजीन का। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, 25 ग्राम बेंजीन, है ना। मास ऑफ सोल्यूट जिसको मिलाते हैं जो कम क्वांटिटी में होता है, 25 ग्राम बेंजीन हमें मिला, किसमें मिला है, टॉल्यूम में। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखो मास ऑफ सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। यानी खाली सॉल्वेंट, अगर हम नमक को पानी में मिलाए तो नमक और पानी दोनों से सोल्यूशन बन रहा है ना, कि खाली पानी सोल्यूशन बन रहा है। पानी तो पानी है, वो सॉल्वेंट है, वो कुछ नहीं है, तो सोल्यूशन कहाँ है, उसमें नमक डालेंगे तभी तो सोल्यूशन बनेगा। जैसे मतलब जब हम बात करते हैं मास सोल्यूशन की, तो खाली पानी नहीं लेंगे, उसमें नमक जितना डाला उसको भी हम ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली बेंजीन नहीं लेंगे या खाली टॉल्यूम नहीं लेंगे, इसमें दोनों का मास को हम प्लस करेंगे इनटू 100%। अभी देखो 25 2575 100 इंटू 100%, 100 कट गया 25%। यानी जो मास ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन है वो कितना है, 25%, और मास परसेंटेज ऑफ टॉल्यूम कितना है, 75%। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं है इसमें। अगला जो आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी के लिए नहीं, इवन आप जब फर्दर पढ़ेंगे आगे हायर स्टडीज में या तो 12th में भी इवन क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सेकंड है मोल फ्रैक्शन। इसको समझना क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ये बताता है कि आपके पास जो भी मिक्सचर है, जैसे मान लो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिसमें आप मिला रहे हो, तो उस सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का कितना परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, यानी उसको अगर हम बोलें तो कितना मोल परसेंटेज इस वाले कंपोनेंट का है और कितना मोल परसेंटेज उस वाले कंपोनेंट का है, दोनों को हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो हम अगर सिंपली बोले तो इट इज द रेशियो ऑफ द गिवन component to the total, yeah, it's the ratio of number of, sorry, the ratio of number of moles of given component to the total number of moles of ऑल कंपोनेंट। यानी इसका मतलब जैसे मान लो जाई, इसको हम डिनोट करते हैं जाई से, ठीक है, काई, सॉरी इसको हम डिनोट करते हैं काई से, ठीक है, के ए आई काई, है ना। तो ये जो काई है, जैसे मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट है, हम नमक को मिला रहे हैं, नमक हमने ए माना, पानी में मिला रहे हैं जिसको हमने माना बी। ठीक है, तो एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी। तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, ए कंपोनेंट का, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, देखो इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट। यहाँ कौन सा कंपोनेंट है, ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू द टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। यहाँ पे कितने कंपोनेंट है, देखो एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, यानी ए और बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको मान लो 3 सोल्यूशन दिया हुआ है, 3 कंपोनेंट दिया है, मान लो आपको बी के लिए निकालना है, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। लेट्स से एक और कंपोनेंट है तो एन सी, एक और है तो एन डी, जितने भी कंपोनेंट है उसको लिखना है। ठीक है, तो अगर हम दो कंपोनेंट है तो हम काई बी लिखेंगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यानी बेसिकली जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और जितने भी बचे हुए कंपोनेंट सबका नंबर ऑफ मोल्स नीचे। एग्जाम्पल ये समझते हैं, तो मान लो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ लेट्स से 20 ग्राम ऑफ caustic soda in 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपको निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ 20 ग्राम caustic soda का 36 ग्राम पानी में। ठीक है, तो देखो हमने थोड़ी देर के लिए caustic soda को माना 1 और पानी को मान लिया सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो हमको निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, तो जाई 1 क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n1 प्लस n2 या na अपॉन na प्लस n, जो भी करना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन 1 कितना होगा, 2 कितना होगा, तो 1 कौन है, caustic soda, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 यानी मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला गिवन मास, अभी थोड़ी देर पढ़ा ना, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, caustic सोडा का निकालने तो सिर्फ caustic सोडा का मास लेंगे। गिवन मास कितना है, 20 ग्राम। caustic सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 कितना हो गया, 40 ग्राम, है ना, 40 ग्राम। ठीक है, तो काटेंगे कितना आ जाएगा, 0.5। अगर N2 की बात करें तो N2 कितना, देखो गिवन मास बाय मोलर मास। अब N2 कौन है, वाटर है, तो वाटर के लिए गिवन मास कितना है, 36 ग्राम, और मोलर मास कितना है पानी का, H2O के लिए 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन, तो यानी 18, तो 18 टू द, अब रख दो उसके यहाँ पे N1 कितना है 0.5
और ये कितना है देखो 0.5 n1 प्लस n2 कितना है 2, तो हो जाएगा 0.5 अपॉन 2.5, 0.5 अपॉन 2.5, चाहो तो पॉइंट हटा लो तो हो जाएगा 5/25, काटोगे तो 1/5, समझते हैं 0. मोल फ्रैक्शन कितना है कॉस्टिक सोडा का 0.2, और पानी का कितना हो जाएगा 0.8। अब उसको निकालोगे ऐसे सिमिलरली तो निकल जाएगा, बट मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये समझ में कैसे क्वेश्चन करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बाद अगला जो है कॉन्सेंट्रेशन का टर्म वो है मोलैरिटी, अगला है मोलैरिटी, थर्ड वन इज मोलैरिटी, ठीक है, जिसको हम नोट करते हैं कैपिटल एन से। ये क्या होता है, सो इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute to the volume of solution in liter। तो जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम, मोल फ्रैक्शन कैपिटल एम का जो फॉर्मूला है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको हम मिला रहे हैं टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किस में रखना होता है लीटर में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखो अगर मास परसेंटेज का, इसका ऐसा यूनिट कुछ नहीं होता, इसका ऐसा यूनिट नहीं होता, नो एसआई यूनिट, क्यों, देखो मास ऑफ सोल्यूट का ऐसा यूनिट मास पर ग्राम है ना, और सोल्यूशन का मास का ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट गया तो कोई यूनिट नहीं है। इस तरह देखो नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट मोल, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मोल, तो मोल से मोल कट गया तो ये भी यूनिटलेस है, ये भी क्या है यूनिटलेस है, वो भी क्या है यूनिटलेस है। इसी बात करें तो देखो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल और वॉल्यूम पर यूनिट लीटर, तो इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर और मोलर, ठीक है, तो इसको मोलर में दिखाते हैं या तो मोल्स पर लीटर, ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेके समझते हैं इसको भी, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड मोलैरिटी ऑफ लेट्स से 32 ग्राम मीथेन, इसका फॉर्मूला होता है CH4 इन लेट्स से 250 ml बेंजीन, ठीक है। देखो कैसे होगा क्वेश्चन, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, गिवन मास मीथेन का गिवन मास 32 ग्राम, और मोलर मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 4 हाइड्रोजन है इसलिए 4, तो 12 और 4 16, कटेगा कितना आएगा 2, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 2। अब वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ पे ml में दिया है, इसको लीटर में करना पड़ेगा। देखो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है, अब इंटू मिल जाएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा 1000, तो 1 ml में 1/1000 लीटर होंगे, ठीक है। एक की जगह हम यहाँ पे 250 लिख दें, यहाँ कितना हो जाएगा 1 की जगह 50, यानी 250 ml कितना होता है 250/1000 लीटर। यहाँ अगर हम देखें वॉल्यूम 250 ml कितना हो जाएगा 250/1000 लीटर, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे ना, यहाँ पे ml में दिया है, वॉल्यूम कितना रखना है लीटर में, तो यहाँ 250 को हम 1000 डिवाइड कर देंगे लीटर में चेंज करने के लिए। अब देखो यहाँ से 1 0 से कट गया तो जाएगा 2, अब देखो जो डिवाइड में तो हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है, देखो पहला टर्म ऐसे ही रहेगा, तो ये डिवाइड का इनटू हो जाएगा और ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/25, फिर कटेगा 4 टू द 8, यहाँ पे क्या आ गया मोलैरिटी 8 मोल पर लीटर या तो मोलर, ठीक है। तो ये आपका है मोलैरिटी। एंड लास्ट जो है वो है मोलैरिटी, लास्ट वन जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो मोलैरिटी, फोर्थ वन इज मोलैलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम, सेम है मोलैरिटी की तरह, बस यहाँ पे क्या है डिफरेंस, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केज, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मोलैरिटी में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द मास, यानी जो आप सोल्यूशन ले रहे हो उसमें सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका मास लेते हैं और लास्ट वाले केस में उसका वॉल्यूम ले लेते हैं, बस ये डिफरेंस है कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला जो है मोलैरिटी का होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मोल, नंबर ऑफ मोल्स का पर केजी, या इसको हम निकाल सकते हैं मोलल, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन क्या बनते हैं, जैसे यहाँ मिटा के देखते हैं इसको,
फर्स्ट पेज बना के देखो, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। वही सेम क्वेश्चन बनता है, जैसे देखते हैं इफ 40 ग्राम या if 78 gram of benzene is mixed in 500 gram of toluene, determine molality of बेंजीन, यानी बेंजीन की मोलैलिटी निकालना। तो देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना बेंजीन का 78 ग्राम। मोलर मास बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, कार्बन 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन 6 तो हो जाएगा 72 प्लस 6 78, 78 बाई 78 ये हो जाएगा 1। तो नंबर ऑफ मोल्स का कितने हैं 1। अब मास कितना दिया है ग्राम में, केजी में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 से कटेगा ये 2 आ जाएगा, डिवाइड के डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 मोलल या तो मोल्स पर केजी। सिंपल ऐसे क्वेश्चन बनते ज़्यादातर। कभी ज़्यादा डेंसिटी दे देता है और वॉल्यूम दे देता है, उसको चेंज करना हुआ मास में, तो वैसे क्वेश्चन बनते हैं। बस बेसिकली आपको दो डिफरेंस याद रखना है, मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। देखो मोलैलिटी में सिंपली मोलैलिटी में वॉल्यूम यूज करते हैं और मोलैलिटी में मास यूज करते हैं। मोलैलिटी जो होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सो इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी मोलैलिटी जो होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है। और मोलैलिटी इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर आप पानी रखोगे, ठीक है, पानी रखोगे बॉईल करोगे उसको, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा चेंज होगा, उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ चेंज होगा, मगर उसका मास जो है वो क्या रहेगा सेम रहेगा, मास कभी बदलेगा नहीं। जैसे अगर मान लो पानी जो है गर्म कर लो, उसको वापस से बदन करो, मास लो, उसका मास कांस्टेंट रहेगा, जो मास था पहले वही रहेगा, मगर वॉल्यूम क्या होता है बढ़ता है कम होता है। जैसे मान लो अगर आप किसी चीज को हीट करते हो तो वो क्या करता है एक्सपैंड करता है। गैस जो है गैस के सॉलिड के पार्टिकल्स या लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास में होते हैं, तो वो गैस में बनेगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे दूर जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी वॉल्यूम चेंज होता है। वॉल्यूम चेंज होता है तो मोलैलिटी भी चेंज होगी, मगर मास सेम रहता है इसलिए मोलैलिटी चेंज होगी। तो दो डिफरेंस याद रखना है मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच में। अक्सर पूछ लेता है कि मोलैलिटी जो होता है ये जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम होता है, और मोलैलिटी जो होता है वो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स टू द मास होता है। दूसरी चीज जो मोलैलिटी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब एक और डिफरेंस लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि जो मोलैलिटी होता है ये इतना एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है, ये कभी ज़्यादा इनएक्यूरेट और इम्प्रिसाइज हो सकता है ना, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलैलिटी भी चेंज होगा। वेयरएज अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो ये क्या है, ये एकदम एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है, ठीक है। विद दैट आपका जो पूरा सिलेबस है, पूरा चैप्टर है यहीं पे फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।